बाहर से जब रोशनी आती है तो वो इमेज बनाती है रेटिना पर, और रेटिना एक फिजिकल स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है, एक फोटो सेंसिटिव फिजिकल स्क्रीन, मतलब रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज तो उल्टी बनती है, तो हमें उल्टा का सीधा दिख रहा है या सीधे का उल्टा दिख रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राघवेश ठाकुर, आप देख रहे हैं कोटा फिजिक्स, और हम आंखों के बारे में, आइज के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। यस, वो चीज जिसकी वजह से हम इतनी खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए ऊपर वाले का कि उन्होंने एक नहीं दो आंखें दी है, जिसकी वजह से हम इतनी सुंदर दुनिया को देख पा रहे हैं। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आइज के, और मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी नॉलेज, मतलब एक ऐसा वन शॉट बनाओ कि आपकी फिजिक्स की तो नॉलेज बढ़े ही बढ़े, बायोलॉजी की भी कुछ नॉलेज थोड़ी सी इससे बढ़ जाए और चीजें याद रखने में आपको आसानी हो। तो ये साइड व्यू है हमारी आंखों का, ऐसे अगर इधर से कोई देखता है तो इस टाइप का व्यू है। और अगर आपको फ्रंट व्यू लेना है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, हमारी आइज ऐसी दिखेंगी, ऐसा कुछ, ये जिसको कहते हैं आंखों की पुतली, और ये आप ऐसे देख रहे हो डरावनी सी आंखें, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा सामने से। मैं कोशिश करता हूं धीरे धीरे आपको समझाने की। देखो, ये जो है रेज है पूरी की पूरी, जब रेज चल के आती है तो सबसे पहला जो सामना होता है उसका, वो होता है कॉर्निया से। ये जो दिख रहा है आपको, ये है कॉर्निया, पूरा जो दिख रहा है, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कॉर्निया के बारे में। कैसा होता है ये? ट्रांसपेरेंट होता है एंड डोम शेप्ड, उठा हुआ होता है। उस पार्ट पे सबसे पहले हमारी रोशनी आती है, ठीक है। अच्छा, क्या इसका उपयोगिता, यूज क्या है इसका? क्या बस ये डोम शेप्ड है ऐसा ही है? नहीं, बहुत सारे यूजेज हैं इसके। जैसे पहली बात तो ये पूरा पैक करता है आईज को, इस पूरे को बोलते हैं आई बॉल। क्योंकि बॉल इसलिए क्योंकि जब मैं ऐसे देखूंगा पूरी घूमती है, ये पूरा स्ट्रक्चर घूम रहा है, लेफ्ट पूरा, राइट ऊपर नीचे ऐसे गोल बॉल की तरह घूमता है। हम चाहें तो दोनों आंखों को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है मना करता है उसको करने का। ब्रेन कहता है कि नहीं, एक ही जगह फोकस करो भाई, ताकि मैं 3D इमेज बना के बताऊं। अगर ब्रेन का बस नहीं चलेगा तो हम ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे। हमारा ब्रेन चाहता है ऐसा। कुछ कुछ होते हैं छोटे मोटे, एक वो गिरगिट जैसा होता है ग्रीन कलर का, क्या बोलते हैं उसको, चैमेलियन पता नहीं क्या, वो दोनों आंखें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चला देता है। हम इंसान नहीं चला सकते उसको। तो यहां पर सबसे पहला हुआ कॉर्निया। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, डोम शेप्ड है। इसका यूज क्या है? पहली बात तो ये बाहर के जो भी पॉल्यूशन वगैरह सारी चीजों से आईज को बचाता है, बहुत सारी चीजों से बचाता है। और क्या है इसका स्ट्रक्चर? भाई, जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है, मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन यहीं पर हो जाता है। 70-80% तक रिफ्रैक्शन यही हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? देखो, ये जो कॉर्निया है, उसके बाद एक्वस ह्यूमर है, उसके लेंस है, विट्रियस ह्यूमर है। मैं ह्यूमर बोला क्या? ह्यूमर है, ह्यूमर, ह्यूमर नहीं है, ह्यूमर। ह्यूमर मतलब वाटर लाइक फ्लूइड, ग्रीक वर्ड है ये। जैसे कि हमारा जो ब्लड है वो भी एक ह्यूमर है, हमारी जो सलाइवा है वो भी एक ह्यूमर है। ह्यूमर मतलब होता है मस्ती मजाक, ये बहुत सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर चल रहा है, ये है ह्यूमर। ह्यूमर, बस ह्यूमर। तो ये सारे जो है, यहां से कॉर्निया से स्टार्ट होकर यहां तक, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाटर के ही होता है, क्योंकि वाटर लाइक चीजें हैं सब, ट्रांसपेरेंट है कोई कैसा है। इन सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये होता है 1.33 से लेके 1 मैक्सिमम जाएगा 1.4 तक, बस ऐसा इसका होता है। तो यहां बाहर तो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। तो जब लाइट सडनली 1 से 1.3 वाले एरिया में जाएगी, मीडियम चेंज होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? और ये कोई सीधा तो है नहीं, घुमा हुआ है पूरा का पूरा, तो यही सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है। फिर इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, इसका और इसका सेम, तो क्यों होगा रिफ्रैक्शन? तो आपसे पूछा जाए कि मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां होता है? मोस्ट ऑफ से किसी को लगे भाई क्या लिख दिया, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां होता है? कॉर्निया पे हो जाता है। ठीक है सर, ये तो हमें पता था, और नई बात बताओ आप, ये तो हम पढ़ के आए। जो मोस्ट ऑफ द फोकसिंग है, मोस्ट ऑफ फोकसिंग भी कॉर्निया पे ही हो जाती है। रिफ्रैक्ट करके, ये बेंड करके सामने भेजने की पूरी तैयारी में रहता है। 70-75% तक जो बेंडिंग है, जो फोकसिंग है, वो कॉर्निया ही कर देता है। तो फिर लेंस क्या करता है, उस पर आएंगे अभी। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये कॉर्निया, बेंडिंग का काम कर रहा है, रिफ्रैक्शन का काम कर रहा है। जब हम आई डोनेट की बात करते हैं, तो जो पार्ट आंखों का डोनेशन में जाता है वो ये कॉर्निया ही होता है। अभी तक रेटिना डोनेट नहीं कर सकते, वो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, लेकिन कॉर्निया डोनेट किया जाता है। वैसे पता होगा आप सब लोगों को इतना तो, लेकिन एक चीज जो नहीं पता होगी वो ये है कि एक आंख का कॉर्निया सामने वाले की 2 आंखों में लग सकता है। मतलब अगर मैं इन फ्यूचर कॉर्निया डोनेट करना चाहूं, तो मेरा कॉर्निया दोनों आंखों का मिला के 2 लोगों को जो है उजाला कर सकता है उनकी आंखों के लिए।
तो यहां पर ऐसा हो गया सिस्टम, इसको मैं हटा देता हूं। तो ये काम है कॉर्निया का। उससे मुझे याद है जो राणा दुग्गुबादी जो एक्टर हैं, उनकी भी राइट आई में प्रॉब्लम है। बचपन में शायद 7-8 साल के थे तब उनके कॉर्निया पे लगी। मतलब सोचो पूरी आंख सही है लेकिन कॉर्निया डैमेज हो गया तो दिक्कत होगी, विजन ब्लरी हो गया, तो उन्होंने ऑपरेशन वगैरह कराया होगा, जो भी है, पर मतलब उनकी राइट आई में प्रॉब्लम है। विद ऑल रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट टू हिम, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ साइंस का कि कॉर्निया कितना इंपॉर्टेंट है। हेलमेट पहन के गाड़ी चलाया करो भाई, कुछ बहुत तेज आंखों में घुस गया और कॉर्निया डैमेज हो गया तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा ये एक्वस ह्यूमर। एक्वस मतलब वाटर लाइक, एक्वस मतलब वाटर लाइक, ह्यूमर मतलब फ्लूइड। ये क्या होता है कि जो हमारा कॉर्निया होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसमें कोई ब्लड वेसल्स भी नहीं है। तो इसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, काम कैसे करेगा? जैसे रियल लाइफ में हमें पैसों की जरूरत होती है काम करने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन काम कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो इसको ऑक्सीजन मिलता है एक तो एयर से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। उसके अलावा जब हम पलके झपकाते हैं तो जो टीयर फॉर्म हो रहे हैं अंदर, उससे वो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है केमिस्ट्री का कि अच्छी चीजें आना बुरी चीजें चली जाना, ऐसा एक प्रोसेस चलता है। हमारी आईज भी डिफ्यूजन करती है, तो डिफ्यूजन के थ्रू मिलेगा। और एक्वस ह्यूमर भी इसको ऑक्सीजन देता है, प्लस एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, उसके अलावा जो भी वेस्टेज है, जो कॉर्निया काम कर रहा है लगातार, जो भी धूल मिट्टी सब जा रही है वेस्टेज है, वो भी डिफ्यूज करके एक्वस ह्यूमर को देता है। और फिर वो जो भी डिस्पोज करना चाहता होगा, कचरे वाली गाड़ी आती होगी उनके एरिया में, उसको देता होगा वो। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर का भी काम हो गया। इसका तो बिल्कुल सिंपल सा काम है। उसके बाद आता है ये हमारा आइरिस। आइरिस, आइरिस का क्या काम है समझ लो। आइरिस जो है भगवान का बनाया हुआ एक पर्दा है, लेकिन ये छेद वाला पर्दा है, छेद वाला पर्दा। और इसका जो छेद है ना, ये छोटा बड़ा हो सकता है। आइरिस का क्या काम होता है? लाइट कंट्रोल का। वॉचमैन है ये, इसकी मर्जी के बिना लाइट अंदर नहीं जा पाएगी, यही कंट्रोल करेगा, लाइट कंट्रोलर है ये। लाइट कंट्रोल का काम करता है, छोटा बड़ा होके। कैसे करता है बताओ? डरना मत, मैं बताता हूं। तो देखा आपने कैसे कंट्रोल कर रहा है लाइट को, छोटा होके बड़ा होके। और इस पे हमारा बस नहीं चलता, नर्वस सिस्टम करता है इसको, इनवॉलंटरी प्रॉपरली है। ठीक है, तो पहला हो गया लाइट कंट्रोल का काम। दूसरा क्या हो गया? सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहा है। सेफ्टी कैसे? ये जो लाइट है जो हमारे अंदर जा रही है, अभी तो चलो ट्यूबलाइट वगैरह की लाइट है, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे सनलाइट में तो उस लाइट में यूवी रेज भी मिक्स होती है। अगर ये अपना काम प्रॉपर ना करे, छोटा बड़ा ना हो। एक और चीज मैं बताऊं, इसी से अटैच होता है प्यूपिल। देखो ये पूरा का पूरा है कॉर्निया, ये है जो स्ट्रक्चर जो बहुत अजीब सा दिखा था आपको अंधेरे में, ये है आइरिस। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये है प्यूपिल। तो आपको लग रहा होगा कि प्यूपिल तो अलग से कुछ है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, मतलब एक कागज लूं उसमें छेद कर दूं, उस छेद का नाम प्यूपिल है। और जो पूरा कागज है वो है आइरिस। तो पूरा पर्दा जो है वो है आइरिस, और उसमें जो छेद है वो है प्यूपिल। तो मतलब प्यूपिल जो है आइरिस का ही एक पार्ट है। प्यूपिल कोई फिजिकल चीज है ही नहीं अलग से। ओके, तो आपसे पूछ लिया जाए कि लाइट कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस। अगर आइरिस ऑप्शन में ना हो तो प्यूपिल, अगर दोनों ऑप्शन में हो और पहला ऑप्शन ये हो, इसी पे टिक मारना है आपको। समझ आ रही है बात? क्योंकि आइरिस ही छोटा बड़ा होकर करता है, कॉन्टेक्ट करता है, मस्क्यूलर पार्ट है, इसमें ब्लड वेसल्स होती है प्रॉपरली, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया सेफ्टी का। उसके अलावा ये कलर भी देता है आइज को, कलर। और जो जानवर होते हैं उस पर भी चलो मैं आऊंगा, शेप पे आऊंगा अभी, तब बता पाऊंगा। देखो कलर, जैसे हम देखते हैं कि किसी की आंखें ब्लूइश है, ग्रीनिश है, हमारी आइज जो एशियन लोगों की डार्क ब्राउन ब्लैक है, वो काम आइरिस का है। बहुत पहले सैमसंग ने एक फोन निकाला था आइरिस स्कैनर, प्यूपिल स्कैनर नहीं निकाला था, क्योंकि प्यूपिल कुछ होता ही नहीं, आइरिस को स्कैन करता है वो, इंफ्रारेड रेज वगैरह कुछ भी भेज के। तो क्या होता है कि कुछ लोगों का जो आइरिस है वो ग्रीनिश कलर का होता है, तो उनकी आंखें ग्रीन दिखेगी, मतलब लाइट आएगी उस आइरिस पे टकराएगी और फिर वापस हमारी तरफ जाएगी, तो हमें वही कलर दिखेगा जो रिफ्लेक्ट हो गया। तो दिखने में तो ग्रीनिश ब्लूइश आंखें अच्छी लगती है, ये ब्राउनिश डार्क ब्लैक अच्छी नहीं लगती ना ये सब। तो क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्या है, कौन सी आंखें अच्छी होती है? तो बिल्कुल बात सही है कि आंखें ब्लू अच्छी लगती है, ग्रीन अच्छी लगती है, लेकिन जो है अच्छी आंखें जिनको कह सकते हैं, एफिशिएंट आई जिसको बोल सकते हैं, वो डार्क ब्राउन ही होती है, जो हम एशियन लोगों की होती है। हाँ पता है, ब्राउन शर्ट में अच्छा लगता हूं। अभी फोकस करो इधर। मतलब सिस्टम क्या है यहाँ पर कि रोशनी जाने से रोकता है, तो जितना डार्क कलर का होगा उतना अच्छे से रोशनी रोक पाएगा ना।
तो वो लोग जिनकी आंखें ग्रीनिश है, ब्लूइश है, उनमें इतनी अच्छी रोशनी रुकेगी नहीं, तो फिल्टर होके जाएगी और उस रोशनी के साथ जाएगी यूवी रेज, तो टाइम के साथ उनका अंदर का पूरा स्ट्रक्चर जल्दी डिग्रेड होगा। तो आप बोलोगे कि नेचर ने ऐसा भेदभाव क्यों किया? तो हर जगह ग्रीनिश ब्लूइश लोग नहीं मिलते जिनकी आईज ऐसी कलर की हो। ऐसी कंट्रीज जहां पे इंफ्रारेड ये यूवी रेज कम जाती होगी वहीं पे पैदा होते हैं। जैसे उसमें से एक जगह का नाम मुझे याद है, आइसलैंड। आइलैंड नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बोला मैं। यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा ये ग्रीनिश ब्लूइश आंखों वाले लोग मिलते हैं। हम तो ब्राउन आई वाले हैं और हम तो इससे खुश हैं, हमारी आंखें अच्छे से काम कर रही है। एक और चीज जो मुझे याद आई मैं आपको बता देता हूं, सनग्लास वाला मामला। क्योंकि ये वीडियो अगर 10th वाले 11th वाले बच्चे देख रहे हैं, उनको बड़ा शौक होता है कि यार हम अलग अलग कलर के सनग्लासेस पहने। कंपनी का सनग्लास लेंगे 5,000 6,000 का आएगा, 100% यूवी प्रोटेक्शन लिखा हुआ, मार्केट साइड से 100 150 200 में ले लेंगे, फर्स्ट कॉपी ले लेंगे, दिक्कत क्या आ रही है? ऐसा करके वो अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं बताता हूं क्यों। जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी आइरिस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है, तुरंत वो श्रिंक करता है, आइरिस का छेद छोटा हो जाता है प्यूपिल का, लेकिन और मतलब यूवी रेस जाने से बच जाता है बहुत सारी। अब हम क्या करेंगे, एक बेकार क्वालिटी का सनग्लास पहन लिया, होगा क्या उससे कि हमने अपने आइरिस को रिलैक्स कर दिया, ये ओपन हो गया, लेकिन उस सनग्लास ने यूवी लाइट को तो नहीं रोका ना, तो यूवी लाइट जा रही है अंदर। तो अगर आप बेकार क्वालिटी का सनग्लास पहन रहे हो तो अपनी आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। इसलिए पहनना है सनग्लास तो अच्छी क्वालिटी का पहनो, वरना सनग्लास मत पहनो। तो ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज आपको दे दी। तो यहां हम समझ गए कि आइरिस जो है, मतलब ये यहां से हम पढ़ रहे हैं पर्दा, छोटा छेद वाला पर्दा है ना, इसका छेद फ्लेक्सिबल है, शेप। अब हम बात करते हैं शेप की, कलर की बात तो हो गई, शेप की बात कर लेते हैं। हम इंसानों का जो आइरिस होता है ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि प्यूपिल गोल बनता है ऐसा, लेकिन जो ऐसे जानवर है जैसे बिल्ली समझ लो आप, बिल्ली को अटैक करना होता है अंधेरे में, एकदम फास्ट मूविंग चीज पे अटैक करना होता है, तो उसका आइरिस ये देखना प्यूपिल ऐसा होता है, ये वर्टिकल, डरावना लगता है थोड़ा सा। कुछ ऐसे जानवर हैं जंगल में जिनका भी ऐसा होता है, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह का ऐसा ही होता है वर्टिकल वाला, उनको भी शिकार अंधेरे में करना है, फास्ट मूविंग चीज का करना है। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको उनसे बचना है, उन जानवरों से बचना जो शिकार कर रहे हैं, तो उनका प्यूपिल ऐसा होता है। जैसे कुछ जानवरों का ऐसा होता है, नाम मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला प्यूपिल होता है ताकि दूर तक का वो देख पाए कि कौन उन पर अटैक कर रहा है। एक और खास बात बताता हूं आपको, जैसे कैट का मैंने एग्जांपल दिया कि उसका प्यूपिल ऐसा वर्टिकल होता है। अब टाइगर भी जो है कैट की फैमिली से है, लेकिन टाइगर का प्यूपिल जो है हम इंसानों जैसा ये गोल। उसके पीछे रीजन ये है कि टाइगर को उतने छोटे ऑब्जेक्ट पे शिकार नहीं करना, और टाइगर एक बड़ा एनिमल है, उसको थोड़ा बहुत भगवान चाहते हैं अच्छा दिखे, ह्यूमन लाइक दिखे, इसलिए उनका प्यूपिल अगेन जगुआर, टाइगर, पैंथर का गोल ही दिया। तो यहां समझ गए। और अलग अलग डब्ल्यू शेप के भी अलग अलग जो मछलियां होती है उनमें अलग अलग शेप के प्यूपिल होते हैं, पर वो उनके लिए भगवान ने एवोल्यूशन जैसा भी किया है वो कर दिया। ठीक है, तो ये प्यूपिल वाला काम हो गया। उसके बाद हम आते हैं लेंस पर। हमारा जो आईज का लेंस है ये रहा, ये भी ट्रांसपेरेंट है लाइक कॉर्निया, तो इसमें भी कोई ब्लड वेसल्स नहीं जाती, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये एक्वस ह्यूमर, और ये विट्रियस ह्यूमर, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं। ये थोड़ा सा स्लाइटली मतलब कॉन्वेक्स ही शेप का है, स्लाइटली कन्वेक्स है, तोंद निकली हुई है, मोटा है, थोड़ा पेट निकला हुआ है इसका, कन्वर्जिंग नेचर है इसका थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि ज्यादातर रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे हो जाता है, ज्यादातर फोकसिंग कॉर्निया कर देता है, तो फिर ये लेंस क्या कर रहा है, तो जो लेंस है ना ये फाइन ट्यूनिंग करता है, बचा हुआ काम करता है जो भी बहुत जरूरी है। समझ लो मैनेजर है, जैसे जो कलीग है उन्होंने बहुत सारा काम करके रख दिया, उससे नीचे वाला जो हायरार्की पूरी बनी होती है, लास्ट में मैनेजर आया, उन्होंने देखा ऐसा 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 डन है, ठीक है, तो उनका काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये फाइन ट्यूनिंग करता है। देखो फाइन ट्यूनिंग से मेरा मतलब है कि ये जो कॉर्निया है ये अपने कर्वेचर में चेंज नहीं ला सकता, तो हमें पास की चीज देखनी है तो अलग कर्वेचर चाहिए होती है, दूर की चीज देखनी है तो अलग कर्वेचर चाहिए होती है। तो भगवान को या तो ये करना पड़ता कि एक आंख तो पास का दिखाती है और एक आंख दूर का दिखाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों आंख से दूर का दोनों आंख से पास का हम देख सकते हैं। तो वो जो काम करता है ना सिस्टम, वो ये लेंस करके देता है। लेंस के पास अकोमोडेशन की पावर होती है, लेंस अपनी कर्वेचर में चेंज कर सकता है, जिससे इसकी फोकल लेंथ में चेंज होता है, जिससे इसकी पावर में चेंज होता है, और हम दूर की चीजों को भी एफिशिएंटली बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं और पास की चीजों को भी देख सकते हैं। तो इसके पास क्या होती है, अकोमोडेशन पावर। ये फाइन ट्यूनिंग का काम है, फाइन ट्यूनिंग करके देता है कि फाइनली चलो ऐसे ऐसे करके ये बना के सीधा इमेज को यहां फोकस करना है। ये काम इसका होता है लेंस का, और ये अकेला नहीं कर पाता, ये काम कराती है इससे सिलियरी मसल्स।
इस लेंस के ऊपर एक मसल्स होती है, ये लेंस है, इसको दबाने का काम करती है इसे। बहुत पहले एक्शन कंपनी का एक शूज आता था, उसको पहनते थे तो ऐसे दबता था, साइड का ऐसे दबता हुआ दिखता था, हमारे बचपन में आता था। तो ये ऐसे दबेगा तो मोटा हो जाएगा, ये सिलेरी मसल्स दबाएंगी तो मोटा हो जाएगा ऐसे, और सिलेरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। बुक्स में लिखा होता है कि जब ये दबाएगा तो मोटा हो जाएगा, और जब ये रिलैक्स्ड होगा तो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, मतलब साइंस के स्टूडेंट हो, इतनी सी चीज समझना कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये पुश कर सकती हैं, पुल नहीं कर सकती। मतलब ये दबा सकती हैं लेकिन एक लिमिट के बाद खींच नहीं सकती। ऐसा समझो कि ये जो लेंस है ये इतना बड़ा है, इसकी लेंथ, अब ये दबाएगी तो ऐसा हो गया, लेकिन अगर ये रिलैक्स्ड होंगी तो ऐसा हो जाएगा। ये ऐसे नहीं हो जाएगी, खींच नहीं सकती, सिर्फ दबा सकती है। लेकिन अगर फिर भी बोला जाए कि सिलियरी मसल्स का काम क्या है, तो इसको थिक बनाना, इसको थिन बनाना। जब हम पास के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो इसको थिक करना होता है, मोटा करना होता है, और दूर के ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो इसको पतला करना होता है। यही पावर जो है एकोमोडेशन पावर है। अब इसलिए हम एक साथ पास और दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि अगर मैं इसको देख रहा हूं फोकस करके तो इसको थिक बनाना पड़ेगा। अब मैं दूर का जो है देख नहीं पा रहा अच्छे से, वो ब्लर दिख रहा है। अब दूर का देखूंगा तो वो अच्छे से दिख रहा है, ये ब्लर हो रहा है। हम दोनों चीजें एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि या तो एक बार में लेंस मोटा हो सकता है या पतला हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ओके, यहां तक डन हुआ सिलियरी मसल्स का। उसके बाद आते हैं हम विट्रियस ह्यूमर पे। तो विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस अगेन एक ग्रीक वर्ड है जो कि बना है ग्लास लाइक स्ट्रक्चर से, ग्लास जैसा फ्लूइड होता है, क्योंकि यहां से फाइनली रोशनी को सामने जाना है। ये क्या कर रहा है, ये इतनी बड़ी जो आई बॉल की कैविटी है जो 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, इसको पूरी एक दबने से बचा रहा है। मान लो अगर मैं इसको हटा दूं पूरा का पूरा, तो क्या होगा, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, उससे ही पिचक जाएगा तो बचाता है। उसके अलावा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना और भी सिग्नल्स को इधर से इधर पहुंचाना, ये सब काम विट्रियस ह्यूमर का होता है। ह्यूमर नहीं, सेंट्रोइड जो होता है ये स्पंजी टाइप होता है, अंदर से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और भी फाइबर्स होते हैं। देन ये स्क्लेरा, ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कोई हार्ड पार्ट। ये व्हाइट कलर का होता है, बोन जैसा दिखता है लेकिन बोन नहीं होता, ये फाइब्रस होता है और आगे भी दिखता है। जो व्हाइट व्हाइट पार्ट दिख रहा है अंदर से एक्सटेंडेड होके ये स्क्लेरा ही आ रहा है। उसके बाद ये जो रेड वाला पूरा पार्ट दिया है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का पार्ट, ये रेटिना है, जहां पर जाके इमेज बनेगी। फोटो सेंसिटिव है ये पूरा का पूरा, मतलब जो फोटोन है, जो लाइट आ रही है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा और वो सिग्नल देन हमारे ब्रेन के पास जाएंगे और रियल टाइम प्रोसेस करेगा हमारा ब्रेन कि उल्टी इमेज को कैसा करता रहे, सीधा करता रहे। जब हम टेढ़ा देखें उसको भी एकोमोडेट करेगा ब्रेन रियल टाइम में। तो कितना तेज है हमारा ब्रेन, आप समझ पा रहे हो। अगर ब्रेन में कुछ गड़बड़ हुई और आंखें पूरी सही है तो भी हमें अच्छे से नहीं दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूं हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलानी चाहिए। जरा सा भी कुछ इंपैक्ट हुआ, आपकी अभी यंग लाइफ है, बिल्कुल नई एज है, तो पूरी लाइफ उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, वापस यहीं आते हैं। तो यहाँ रेटिना पे इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। ओके, फिर ये मैंने लिखा है मैक्यूला और फोविया। देखो क्या होता है कि रेटिना पे जब हमें इमेज बनानी है तो जो भी जिस कलर का है वो भी तो दिखना चाहिए, ब्राइट इमेज बननी चाहिए। तो रेटिना पे कुछ फोटो सेंसिटिव सेल होते हैं, तो मैं इसको यहां से पहले तो मिटा रहा हूं। यहां लिखा मैंने रेटिना। तो रेटिना भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। नेट लाइक स्ट्रक्चर से बना है ये वर्ड, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। ये फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जो रोशनी हमारे पास आ रही है उसमें कुछ कलर भी है। हम इंसान है, भगवान ने हमें सबसे सुपीरियर बनाया है, तो भगवान चाहते हैं इनको कलर भी दिखे, एक्यूरेट कलर दिखे। तो जो कॉन्स होते हैं ना, ये कॉन्स ये कलर बताने का काम करते हैं। और ये जो रॉड्स होते हैं ये कम से कम लाइट में, बहुत कम डिम लाइट में भी हमें आइज को सेंसिटाइज करते हैं, है ना, हमें दिखाते हैं। अगर रॉड्स में कुछ दिक्कत हो गई तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। समझ पा रहे हो चीजों को आप। देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, आइज वगैरह, ये कॉर्निया पढ़ा, ये पढ़ा हमने, लेंस पढ़ा, ये सब बने होते हैं वाटर के, मतलब 90 to 95% वाटर। देन फिर कुछ ओमेगा 3 प्रोटीन फाइबर्स इनके बने होते हैं। तो हमारे घर वाले जब हमसे बोलते हैं कि बेटा दूध पी ले, ड्राई फ्रूट खा ले, फ्रूट्स खा ले, हम अवॉइड करते हैं, अरे छोड़ो ना, क्या हम तो मैगी खाएंगे, ये खाएंगे। उनकी बात सुनो आप। ये जो है ना, आंखों के लिए सबसे अच्छा जो विटामिन है वो विटामिन ए है, उससे रेडोप्सिन प्रोटीन बनता है ना। तो बीटा कैरोटीन वाले जो भी फ्रूट्स हैं, जो सिट्रस फ्रूट हो गए, जो डार्क रेड ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हो गए, गाजर, मैंगो, या जैसे कि वाटरमेलन हो गया,
या मस्क मेलन हो गया, खरबूज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इन सबको खाओ। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको मिल जाता है जनरली अंडे का जो येलो वाला पार्ट होता है, उसमें खूब विटामिन ए होता है, उसको फेंकना नीचे, खा लेना चाहिए उसको। तो ये पूरा कवर करता है। उसके अलावा विटामिन सी बहुत जरूरी है इसके लिए, तो विटामिन ए, विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा विटामिन डी, जैसे कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आंखें बंद चालू करते हैं, उनको लगता है रफ रफ सा हो रहा है, उतना लिक्विड नहीं है, ड्राई आईज की प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, वो विटामिन डी की कमी से होती है। तो सनलाइट में थोड़ा बैठना करना वैसे भी आंखों के लिए अच्छा होता है। डायरेक्ट सन को मत देख लेना, सनलाइट में बैठना बोल रहा हूं मैं। उसके अलावा विटामिन डी की आपको कभी दूर करनी चाहिए अपनी, वो आप अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये रॉड्स जो है हमें लो लाइट में देखने के कैपेबल बनाते हैं। लो लाइट में मतलब लाइट के प्रति सेंसिटिव बनाते हैं। अगर भगवान ने हमें रॉड्स नहीं दिए होते तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती, हमें सब जगह अंधेरा अंधेरा सा दिखता। अगर सिर्फ रॉड्स दिए होते तो हमें कुछ ऐसा दिखता कि दिख तो रहा है लेकिन सब ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसे वो नाइट विजन कैमरा जो सीसीटीवी लगा होता है। अगर सिर्फ रॉड्स दिए होते तो ऐसा दिखता। रॉड्स हटा दिए, सिर्फ कॉन्स हैं, तो ऐसा दिखेगा। तो आप बोलोगे कि सर कॉन्स तो कलर को दिखाता है, तो लाइट कैसे दिख रही है? तो एक बार मुझे बताओ कि अगर इस रूम में अंधेरा कर दूं तो क्या मुझे कलर दिखेगा? तो कलर दिखाने के लिए भी लाइट तो चाहिए ना। तो कॉन्स जो है लाइट को भी दिखाता है, कलर को भी दिखाता है, लेकिन इसका प्राइमरी काम कलर दिखाने का है, ठीक है। लेकिन दिन में जो ब्राइट लाइट होगी उसमें कॉन्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, लेकिन रॉड्स सुबह से लेकर शाम दिन रात हमेशा बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो भगवान ने इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें दिया। रॉड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया भगवान ने, ऐसा बोला कि कॉन्स में ऊपर नीचे हो जाए मामला, कॉन्स में ऊपर नीचे होने से कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। रेड ग्रीन ब्लू कलर जो है उनके बने होते हैं कॉन्स। तो अगर किसी का रेड वाले कॉन्स में कुछ गड़बड़ है तो वो रेड कलर उसको ऐसा दिखेगा, कुछ रेड दिखेगा ही नहीं। अगर किसी के ब्लू वाले में तो उसको ब्लू कलर अजीब दिखेगा। जैसे मार्क जुकरबर्ग जो है उनको रेड कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसीलिए उन्होंने जो फेसबुक बनाई वो येलो कलर के सिंबल के साथ बना दी, ये ब्लू कलर के सिंबल के साथ बना दी सारी की सारी। ओके। और दूसरी चीज मैं बताऊं कि जैसे हम बोलते हैं कि लड़कियों का जो कलर कॉम्बिनेशन उनको समझने की कैपेसिटी है वो अच्छी है, लड़कों की कम होती है थोड़ी सी। वो रेड को सारे रेड उनके लिए सेम है, सारे पिंक सेम है, तो दिखता उनको सही है, सब लड़कों को भी दिखता है। और इतना हम जज नहीं करते क्योंकि ये एवोल्यूशन का कमाल है। ये रॉड्स एंड कॉन्स का डिफरेंस नहीं है कि लड़कियों के पास कॉन्स ज्यादा होते होंगे, कुछ एवोल्यूशन का कमाल है। जब बहुत पुराने जो एवोल्यूशन हो रहा था, आदि मानव टाइप थे, तो लड़कों को क्या करना पड़ता था, मेल्स को शिकार करने जाना पड़ता था कि वो भाग रहा है उसको पकड़ो, ये ऐसा वो भाग रहा है उसको पकड़ो, मारो करो। तो उसमें थोड़ी देखेंगे कि यार ये जो जानवर है थोड़ा कम येलो कलर का, इसको नहीं मारता हूं, मारना है खाना है। जबकि जो फीमेल्स का काम होता था जनरली फ्रूट्स तोड़ना, तो फ्रूट को देखना पड़ेगा कि कैसी शेड आ रही है इसकी, अच्छी शेड आई नहीं आई, हाँ उस शेड का फ्रूट ज्यादा मीठा होता है, कैसी खुशबू है इसकी, इतना पकने के बाद ऐसी खुशबू आती है, तो वो एवोल्यूशन का कमाल है। ओके। तो यहां पर अगेन हम बहुत ज्यादा दूर चले गए थे, वापस से रॉड्स एंड कॉन्स पे आते हैं। तो यस, कॉन कलर को दिखाएगा, लाइट को भी दिखाएगा, लेकिन ब्राइट लाइट में अच्छे से काम करेगा, और रॉड्स हर तरह की लाइट में अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर रेटिना है, रेटिना मैक्यूला फोविया। तो रेटिना के अंदर ही मैक्यूला वाला पार्ट होता है। रेटिना खुद जो है रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। तो वो सारे फ्रूट्स अगेन जो मैंने बताया रेडिश ऑरेंज कलर के, वो रेटिना के लिए बहुत अच्छे होते हैं, विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैक्यूला, ये थोड़ा येलो कलर का पार्ट होता है, इसमें थोड़ा अच्छे से इमेजेस बनना चालू होती है, सामने थोड़ा बनने लगता है। इसको हिंदी में शायद बोलते हैं पीत बिंदु, वहां पर थोड़ी अच्छी खासी इमेजेस बनती है। कॉन्स होते हैं काफी सारे, रॉड्स भी यहाँ पर कंसंट्रेटेड होते हैं। अब है पार्ट फोविया। तो जो फोविया आई है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है छोटा गड्ढा, तो दिख भी रहा होगा आपको। तो फोविया हमारी आई का वो पार्ट है जहां पे शार्पेस्ट इमेज बनती है, बिल्कुल पिन पॉइंट इमेज बनती है। तो यहां पर कॉन ही होते हैं, रॉड्स नहीं होते हैं, बिल्कुल भी रॉड नहीं होते। तो हमारी आईज का एक ऐसा पार्ट जहां सिर्फ कॉन होंगे, फोविया। ठीक है। इससे नीचे आते हैं, देखो यहां पर ये ऑप्टिकल नर्व है जो दिमाग के पास जा रहा है। यहां रेड नहीं बनाया, मतलब यहां रेटिना का कुछ भी नहीं है। आप सोचो यहाँ रेटिना जैसी कोई चीज नहीं है, रेटिना नहीं है तो ना कॉन्स होंगे ना रोड्स होंगे, तो क्या यहाँ इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। तो यहाँ ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? ब्लाइंड स्पॉट। तो ऑप्टिक नर्व वाला जो पार्ट है इसी को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कोई इमेज नहीं बनती। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी आई का ऐसा कौन सा पार्ट होगा जहां ना रॉड होता है ना कॉन होते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ओके। तो हमारा दिमाग इतना कैपेबल है कि इस ब्लाइंड स्पॉट को भी अकोमोडेट कर लेता है, वो कंपनसेट कर लेता है, हमें कहीं पता नहीं पड़ता कि ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है। इतना अच्छे से हमारा दिमाग काम करता है। तो दिमाग काम कराते रहना, इसका ध्यान रखना, प्रोसेसर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना सारे जो ऑपरेटर्स है ना किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये सारा हमारा डन हो गया, सारा कुछ सिस्टम। ओके। देखो हम देख रहे हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, मतलब हमारी आई लेंस की एक कैपेसिटी जिसके थ्रू वो अपनी कर्वेचर में चेंज कर सके। मतलब अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो क्या दोगे? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस और आवर आईज टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, टू चेंज इट्स पावर, टू चेंज इट्स कर्वेचर,
यही सारे आंसर जाएंगे उसके। उससे फायदा क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सिस्टम समझाता हूं। मान लो यहां मेरे पास एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा नहीं बना गया, चलो दोबारा बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, या इसको मैं बोल सकता हूं कन्वर्जिंग लेंस है ये। अगर इसके सामने पैरेलल रेज आती है तो क्या करता है, ये फोकस की तरफ मोड़ देता है उसको। डन। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा मोटा लेंस लेके आ जाऊं, ये देखो अच्छा सा मोटा सा लेंस जिसकी कर्वेचर बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको जल्दी से मोड़ देगा। तो यहां मुझे समझ में आ रहा है कि अगर लेंस की कर्वेचर में इंक्रीज करूंगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये देखो यहां से यहां तक की फोकल लेंथ, यहां से यहां तक की, ये f1 है, ये f2 है, तो f1 ज्यादा है f2 से। उस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी जो पतला है। ठीक है, लेंस की फोकस करने की जो कैपेबिलिटी होती है, इसी को तो क्या बोलते हैं, लेंस की पावर। ये लेंस की पावर है। तो जो लेंस जितनी कम डिस्टेंस में फोकस्ड कर पा रहा है, वो लेंस उतना पावरफुल है। जैसे मान लो ये लेंस नंबर 1 है और ये लेंस नंबर 2 है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 इज मिनिमम, तो इसकी पावर ज्यादा होगी। तो मतलब अगर मैं कर्वेचर बढ़ा रहा हूं तो पावर क्या कर रहा हूं, वैसे तो मेरे को बोलना चाहिए पावर, मैं इसमें कंफर्टेबल हूं। तो कर्वेचर बढ़ेगी तो जल्दी फोकस्ड करेगा, कम डिस्टेंस पर फोकस करेगा, मतलब उसकी पावर ज्यादा होगी। तो आप समझ पा रहे हो कि फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के उल्टे हैं, इसीलिए लिखा जाता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर। ओके, ध्यान देना। अब इतना लिख के ही हमें विक्ट्री नहीं मिल जाएगी, वो कहां फंसाते हैं उनको पता है, ये सब चीजें पता है। या पावर इसको लिख सकता हूं, और पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब फोकल लेंथ जो लिखी जाती है, लेंथ है, तो फोकल लेंथ की यूनिट्स क्या होती है, सेंटीमीटर, मीटर। तो पावर की यूनिट क्या हो सकती थी, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्या खेल किया कि पावर की यूनिट क्या दे दी, डायोप्ट्रे। डायोप्ट्रे जान करके बोला, डायोप्टर बोलते हैं पर ई है, डायोप्टर है लेकिन डायोप्ट्रे बोलता हूं मैं कई बार, ताकि आपको याद रहे। ऐसे हम टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा चीजें याद रहती है। तो डायोप्टर दे दी। तो ये फोकल लेंथ की जो एसआई यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है मीटर। और ऐसे ही पावर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है डायोप्टर। तो जब आपको फोकल लेंथ मीटर में दी है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा उसी वैल्यू को डाल देना। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर दे दी, सॉरी 5 मीटर दे दी, तो आप डालोगे 1/5 मीटर। तो 1/5 क्या होता है, 0.2 मीटर इनवर्स। और इसी मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं, दिख तो रहा है ना, ये इसी मीटर इनवर्स को बोलते हैं डायोप्टर। तो इसको लिख सकता हूं 0.2 कैपिटल डी से बताते हैं उसको। लेकिन अगर सेंटीमीटर दे दिया होता तो हमें चेंज करना पड़ता। देखो अगर ये देख लो, मैं मिटा रहा हूं, सेंटीमीटर दे दिया होता कि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं। तो सेंटी मतलब होता है 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये कन्वर्जन नहीं आते तो इसका भी वीडियो लेके आऊंगा मैं। ओके, तो यहां पर हो गया ऐसा कुछ, ये -2 ऊपर गया तो ये हो गया 100/5 मीटर इनवर्स, तो ये हो गया 20 मीटर इनवर्स या 20 डायोप्टर। ये हो गया इसका मतलब। फोकल लेंथ जितनी कम, देखो 5 सेंटीमीटर तो कम ही है ना 5 मीटर से, तो 5 सेंटीमीटर कम तो पावर इतनी ज्यादा, पहले पावर कम आई थी। ये सारा सिस्टम है। तो जैसे जैसे लेंस मोटा होता जाएगा उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। जो यहां फोकस हो रहा था वो पहले ही फोकस होने लग गया। अब ये मैंने क्यों समझाया बताता हूं आपको। यहां जो लेंस है वर्सेस जो स्क्रीन है जहां पर इमेज बनने वाली है, इसकी डिस्टेंस फिक्स है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता। इसके आगे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग इस लेंस को खुद को अकोमोडेट करना है कि हमेशा इमेज यहां बने और एकदम शार्प इमेज बने, उसी को बोलते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस। तो उसके लिए इस लेंस को भगवान ने फ्लेक्सिबल बनाया। जब इस लेंस के पास जो रेज आती है वो बहुत दूर से आती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, पूरा आइस बना के करता हूं ना तब जाके फील आएगा। रुको देखो ये बनाई मैंने अगेन, वो तो क्या बहुत अच्छा सा डायग्राम है ना, मेरा मन नहीं कर रहा कि उसमें मैं कुछ कारस्तानी करूं, बिगड़ जाएगा, वो दिखता रहेगा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। स्मार्ट बोर्ड होगा तो मिटा के आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है तो इसको फोकस करना बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस पतला रहा, नॉर्मल रहा,
ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये रिलैक्स्ड रही, सिलियरी मस्कल्स रिलैक्स्ड, नॉर्मल अपनी रही, बिल्कुल पतला सा रहा, पावर इसकी ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ा सा कॉन्वेक्स ही होता है, स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है हमारा जो आई लेंस है। तो यहां आराम से इसने फोकस कर दिया, पिन पॉइंट हमें इमेज दिख गई, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर से रखा हुआ। अब ये मैं हेल्दी आइज का बता रहा हूं आपको, दूसरा किस्सा भी हेल्दी आइज का ही बता रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट चलते चलते पास आ गया, आपका दोस्त था बहुत दूर था, फोन कर रहे हो भाई इधर खड़ा हूं, इधर तो आते आते पास आ गया, वो पास आ गया तो उस बहुत पास आ गया तो उससे रेज ऐसे निकले, देखो ऐसे डाइवर्जिंग रेज निकली है, पैरेलल नहीं है। अब फोकस इसको यही करना है, ये मजबूरी है, मतलब पहले इसको अंदर ही अंदर रेज को पैरेलल करना है और फिर पैरेलल से इसको ऐसा करना है, तो कितना मोटा होना पड़ेगा, कितना जान लगानी पड़ेगी इसको। तो सिलियरी मसल्स इसको प्रेशर देती है काफी कि दब मोटा हो, और फिर ये ऐसा काम करता है। ये हेल्दी आई का सिस्टम है। तो चाहे कोई दूर हो चाहे कोई पास हो, हमेशा शार्प इमेज रेटिना पे बनेगी, यही अकोमोडेशन पावर है। अगर इसमें प्रॉब्लम होने लगी कि दूर है तो पतला नहीं रह पा रहा, पास है तो प्रॉपर मोटा नहीं हो पा रहा, तब जाके आई डिफेक्ट आने लगते हैं। उसके लिए फिर करेक्टिव लेंस या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरीज जैसे लेसिक वगैरह यूज की जाती हैं, वो तो अलग ही चीज हो जाएंगी, उसको मैं नहीं बताऊंगा। करेक्टिव लेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो हम समझ गए कि जब हमें दूर का देखना होता है तो हमारा लेंस जो है थिन होता है। ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो गलत मत कर देना आप। जब हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है तो सिलियरी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स्ड होती है, और लेंस क्या होता है, थिन होता है। इसकी कर्वेचर सबसे कम होती है, लीस्ट कर्वेचर होती है, सबसे पतला होता है। जब हमें पास की चीज देखनी है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, तो सिलियरी जो मसल्स हैं ये स्ट्रेस्ड होती हैं, स्ट्रेच्ड नहीं लिख रहा, स्ट्रेस्ड मतलब तनाव में होती है, और ये मोटा होता है, ये थिक होता है लेंस। अच्छा, एक चीज और, कितने दूर का देख सकते हैं, तो प्रैक्टिकली इनफिनिट। तारे सितारे कितने दूर है, दिखते तो है ही ना, वहां पता नहीं कभी पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे इंसान, लेकिन वो दिखते हैं, ठीक है। और पास का कितना देख सकते हैं, वो भी कितना है पास देख सकते हैं, नहीं, वो देख सकते हैं हम 25 सेंटीमीटर, बस। इससे पास का एवरेज है, हो सकता है कोई बोले कि मेरे को तो सर 20 सेंटीमीटर का भी दिखता है, कोई बोले कि नहीं मेरे को तो 25 से ज्यादा का दिखता है, एक एवरेज निकाला गया। अगर कोई 8th 9th का वीडियो देख रहा है वो बोल सकता है कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल पास का भी दिखता है। तो 8th 9th के बच्चों के लिए ही मैं बता रहा हूं ये बात कि जब हम किसी को पास से देखते हैं तो देखते क्यों, रीजन ये है भाई, पहला रीजन ये कि हमें पास से देख के मजा क्या आ रहा है। देखो ये कोई भी चीज है, जैसे इस पे तो पुराना हो गया, घिस गया, यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, देखो मेरे को अभी भी दिख रहे हैं, अभी भी दिख रहे हैं, यहाँ तक भी मैं पढ़ के बता सकता हूँ कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कुछ बार कोड पे नंबर है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आऊंगा मुझे और अच्छा दिखने लगेगा, तो एक नेचुरल इंस्टिक्ट होती है, और पास लाते हैं ना, और पास लाते हैं, बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो जो आप जो छोटे बच्चे हैं, आपका जो आई लेंस है बड़ा फ्लेक्सिबल है, आप होमवर्क भी करोगे बिल्कुल कॉपी पास में, ऐसे कर करके करते हो आप। मैं जब होम ट्यूशन दिया करता था तो बिल्कुल देखता था कई बार कि बिल्कुल पास से उनको दूर करता था, फिर पास फिर दूर, ऐसे। तो जब आप बार बार पास से देखोगे ना आपको दिखेगा बहुत अच्छा, क्योंकि अभी आपकी यंग एज है, लेंस फ्लेक्सिबल है। लेकिन सोचो कि आप लगातार ऐसे पास से देख रहे हो किसी चीज को, तो आपका आई लेंस और ये सिलेरी मसल्स दबा दबा के इसको क्या कर देगी, मोटा। और ऐसा हो जाएगा ना, तो जब इसको पतला होने की जरूरत पड़ेगी, फैट लॉस की जरूरत पड़ेगी, तो वो उतना पतला होगा नहीं। और जब उतना पतला नहीं होगा तो आपको एक आई का डिफेक्ट आएगा कि ये जो इमेज बननी चाहिए वो पहले बन जाएगी, और आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो ज्यादातर ऐसे बच्चे जो बिल्कुल पास में लिखते हैं उनको बहुत जल्दी ही चश्मा लग जाता है, मेरी तरह, है ना। मैं पास से नहीं दिखता था, मेरा तो वीडियो गेम खेल खेल के और ध्यान नहीं दिया, मतलब सनलाइट में ऐसा कुछ करके, उस वजह से मुझे तो हुआ है। और एक मतलब इंसिडेंट भी था कि किसी ने मेरी आंखों में लेजर भी बहुत करा था, मुझे उस टाइम तक ध्यान नहीं था कि किसी की आंखों में लेजर नहीं करते, वो खूब मेरे लेजर करता था और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आपकी आंखों में भी अगर कोई लेजर करता है या आप किसी की आंखों में लेजर करते हो तो मत करना, ये ऐसा चश्मा पहनना पड़ जाएगा उसको। तो यहां पर ऐसा है कि हेल्दी पर्सन के साथ तो ऐसा हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से कम अगर आप लेके आते हो तो आपको उतना अच्छा नहीं दिखता, मतलब अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। जैसे 25 से कम लाए कोई मतलब नहीं, आंखों में बहुत स्ट्रेन आएगा और ब्लरी ही दिखने लग जाएगा ये।
कोई फायदा नहीं है उस चीज का, तो इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। कई बार इसको बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना, जो आप देख पा रहे हो 25 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब भी इसको बोलता हूं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऐसा लगता है मुझे जुकाम हो गया, थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप लगता है मुझे तो आज भी। डिस्टेंट विजन जो ये सारा सिस्टम हो गया। अब देखो क्या है कि जब हमारी आंखें खराब होने लगती हैं तो क्या फिनोमेनाज आते हैं, मैं थोड़ा बताता हूं। एक हेल्दी आई को इन्फाइनाइट तक दिखेगा, मतलब उसका जो फार पॉइंट है, देखो ये नियर पॉइंट और ये है फार पॉइंट, उसका जो फार पॉइंट होगा वो इन्फाइनाइट होगा, कई किलोमीटर दूर का उसको बारीक सा ऐसा दिखेगा। लेकिन जब आंखें खराब होने लगेगी तो वो फार पॉइंट पास आ जाएगा, मतलब जो पॉइंट दूर होना चाहिए था वो पास आ गया, अब ज्यादा दूर का ढंग से दिखता ही नहीं है। मैं चश्मा उतारूंगा तो मुझे ब्लरी दिखेगा, दिखता जरूर है, ऐसा नहीं कि मैं अंधा हो जाऊंगा, दिखेगा लेकिन ब्लरी दिखेगा, कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा ढंग से, जबकि मुझे बहुत दूर का दिखना चाहिए था, वो फार पॉइंट पास आ गया। ठीक है, और ऐसे ही जब अनहेल्दी होंगी आईज, एक एज होंगी, तो जो ये पॉइंट था ना नियर वाला कि मैं इतने पास तक देख सकता था, अब ये पॉइंट दूर चला गया, अब यहां तक मैं देख ही नहीं पा रहा, तो दूर करना पड़ेगा। जब पास रखते हैं तो इसका एंगल बड़ा बनता है, हमें बड़ी चीजें दिखती है, और दूर रखते हैं तो थोड़ा छोटा दिखता है हमें। आपने देखा भी होगा, जो ओल्ड एज होंगे आपके घर पे, कभी कभी वो पास का एक चश्मा पहनते होंगे बारीक सा, या ऐसा चश्मा पहनते होंगे जिसमें नीचे कुछ अलग है ऊपर कुछ अलग है, तो जिस दिन उनका चश्मा नहीं मिल रहा होता वो अखबार ऐसे पढ़ते हैं दूर से, या बुक ऐसे पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि जब उनको दिख ही रहा है बिना चश्मे के भी, तो फिर चश्मा क्यों पहनना है उनको। एक्चुअली उनको वहां जाके दिख रहा है जहां उनका नियर पॉइंट पहुंच गया, 25 की जगह 35-40 ऐसे, तो दिख तो उनको रहा है लेकिन बारीक दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा, आंखों पे जोर देना पड़ेगा। चश्मा पहन के उनको आराम से वही वापस से 25 दिख जाएगा, ऐसा होता है। तो हम नेक्स्ट जो है हम आई डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलो अब आई डिफेक्ट के बारे में जान रहे हैं। एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया। क्या इसके अलावा भी आई डिफेक्ट होते हैं? हाँ होते हैं, प्रेसबियोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, कई लोगों को होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, तो पहले इसी को डिस्कस कर रहे हैं। देखो मायोपिया या नियर साइटेडनेस, मतलब जो आपकी साइट थी, जो आपकी देखने की कैपेबिलिटी थी, वो नियर आ गई। आप इनफाइनाइट तक देख सकते थे, लेकिन अब इनफाइनाइट का ढंग से नहीं देख सकते, अब आप पास तक का देख सकते हो, इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नियर वाला खराब हो गया, नियर वाला सही है, दूर वाला खराब हो गया। वो दूर की चीज आपको पास में उठा के रखनी पड़ेगी, तभी आपको ढंग से दिखेगी, आपकी साइट जो है पास आ गई, नियर हो गई। इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, मतलब उसकी दृष्टि जो है निकट हो गई। अब आपको चश्मा उतारने के बाद बस पास पास का दिखेगा, दूर का आप थोड़ा अवॉइड करोगे कि अरे पता नहीं ब्लरी है, मैं चश्मा पहन लेता हूँ, हाँ अब थोड़ा सही दिख रहा है, निकट दृष्टि दोष हो गई। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको पास का तो अच्छे से दिखेगा, मतलब नियर ऑब्जेक्ट्स ये सही से दिखेंगे, लेकिन फार ऑब्जेक्ट्स ये ब्लरी दिखेंगे। अब क्या करें, क्यों हुआ समझते हैं। सबसे पहले मैं एक हेल्दी आईज को बनाता हूं ग्रीन कलर से, कि ये हेल्दी आईज है। हेल्दी आईज मतलब इसका जो लेंस है अच्छा खासा है, पतला सा। जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है तो इसने यहां आराम से इसको फोकस किया और हमें एक शार्प इमेज रेटिना पे बनती हुई दिखी। लेकिन जो मायोपिक पर्सन होगा, मैं एक मायोपिक पर्सन हूं, मुझे दूर की चीजें अच्छे से नहीं दिखती, तो उस पर्सन का ये लेंस, मतलब दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, या तो ये लेंस हो गया मोटा, पास से देख देख के चीजों को, है ना, या तो ये लेंस हो गया मोटा, ये बराबर ही जा रहा है ना, हाँ। तो इसने क्या किया कि इनफाइनाइट से जो रेज आ रही थी, जो पैरेलल थी, जिनको फोकस करना आसान था कंपैरेटिवली पास वाले के पहले ही फोकस कर दिया। इतना पावरफुल है कि यही फोकस कर दिया, रेटिना पे जो पेरिफेरल विजन है यही हल्का फुल्का दिख रहा है, बाकी ब्लरी दिख रहा है। ये हो गया मायोपिक। अब क्या करें भाई साहब, लेंस को काट दें? वो तो खैर रिफ्रैक्टिव सर्जरीज होगी, लेसिक वेसिक हो गया, पर रियल लाइफ में थोड़ी नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है कि हो सकता है इसका लेंस पतला ही हो, लेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा था तब इसका जो आई बॉल है वो अनइवन तरीके से डेवलप हो गया, तो ये तो उतना ही पतला है और ये बिल्कुल सही फोकस कर रहा है,
यहां रेटिना होना चाहिए था, लेकिन रेटिना कहां चला गया, इसका पीछे चला गया है। ऐसा क्यों होता है सर? देखो, जो हम मोबाइल वगैरह लैपटॉप ये सब चला रहे हैं, इनसे ब्लू लाइट निकल के आती है। मतलब आप येलो वॉलपेपर लगा लो, कुछ भी लगा लो, येलो कलर का कर लो, ये जो लाइट निकल रही है इसका इनहेरेंट जो नेचर है वो ब्लूइश टोन वाला ही है। तो जब आईज के अंदर ब्लू लाइट जाती है तो हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि नहीं, अभी आईज के अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसको और डेवलप करो, और डेवलप करो। तो वो आई बॉल को इलोंगेट करता ही जाता है, करता ही जाता है। अब समझो कि यहां पर मान लो इतने कम नहीं होते, लेकिन मान लो 10 रॉड्स एंड कॉन्स हैं जो कि फोटो सेंसिटिव सेल होते हैं। अब अगर इसको स्ट्रेच कर दूंगा मैं इसके कंपैरिजन में, तो वो 10 कितनी दूर दूर चले जाएंगे, यहाँ पास पास थे, डेंस थे, वो दूर दूर चले गए। तो उस वजह से जो आपका विजन है वो ब्लरी होना पक्का है। तो ये जो मायोपिया है, अगर ये बहुत सीवियर मायोपिया होता है तो आगे आने वाले चल के टाइम में दिक्कत देता है। तो इसको कैसे रोकें, कैसे कवर करें? हम दिन भर मोबाइल चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे, आप थोड़ी सी सनलाइट में जरूर जाओ। सनलाइट जो है इसको थोड़ा सा रिवर्स करती है इस प्रोसेस को। इरिवर्सिबल तो वैसे नहीं है, जो नुकसान ब्लू लाइट से हो गया वो तो हो गया। बाकी सनलाइट में जाओ, सन की तरफ मत देखना, सनलाइट में जाओ सुबह वाली में। उसके अलावा ऐसा ब्लू कट आप चश्मा जरूर पहनो, चाहे आप बिना नंबर का पहन लो, आपके अभी नंबर नहीं लगाओ तो भी, ताकि वो जो लाइट है, ब्लू लाइट आ रही है, उसको थोड़ा सा क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो यहां हम समझे कि जिसको मायोपिया होता है, क्यों होता है कि या तो उसका लेंस मोटा हो गया, पावरफुल हो गया। लिख लेना, रीजन ऑफ मायोपिया, थिकनिंग ऑफ आई लेंस, हाई कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मोर पावर ऑफ आई लेंस, या फिर अनइवन इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये रीजन है इसके। ठीक है, अब क्या करें? करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करें? जैसा हुआ है उसका उल्टा करना है। यहां पर लेंस की पावर बढ़ गई, तो अब मुझे इसकी पावर को कम करना है। देखो, एक और चीज समझो, ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है? सामने जाके होता है, यहां पर रे की डायरेक्शन में। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, उसी की डायरेक्शन में। और पावर इज इक्वल टू जो 1/f होगा, तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो हमारे जो आई लेंस है वो अगर और मोटा हो गया, कर्वेचर बढ़ गई, तो अभी समझाया था इसकी पावर और बढ़ गई, मतलब ये मोर पॉजिटिव हो गया। तो इसके आगे हमें एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो इसका अपोजिट हो, जो कि हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। इसकी पावर नेगेटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की। कैसे पता? फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है, लाइट को ऐसे डाइवर्ज करता है तो यहां से आती हुई लगती है, मतलब इसका फोकस इसके रे की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। जो फिजिक्स वाला जो सर है अलक पांडे, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि कॉन्वेक्स के पीछे ये एक्स आता है। एक्स मतलब प्लस, समझ लो कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव पावर बढ़ गई तो उसको कम करने के लिए हमें नेगेटिव पावर का लेंस लगाना पड़ता है। तो ध्यान से देखना है क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। देखो, अच्छा कि सीधी रेस को तू कर पा रहा था ना अच्छे से, अब मैंने क्या कर दिया, इसको डाइवर्ज कर दिया। अब करके दिखा तो ये ऐसा, अब जाके थोड़ा इसको मेहनत करनी पड़ी ना, ऐसे फोकस करता है। डाइवर्ज को पहले ये सिंपल करेगा, फिर कन्वर्ज करेगा। तो यस, आपसे पूछ लिया जाए कि मायोपिक आई के लिए जो करेक्टिव लेंस होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है कॉनकेव लेंस। अच्छा, कितनी पावर का? तो डिपेंड करेगा कि इसकी कितनी पॉजिटिव बढ़ गई। अगर ये +1 से बढ़ गई तो -1 का लगाना पड़ेगा, +2 से बढ़ गई तो -2 का लगाना पड़ेगा। जैसे जो मेरा चश्मा है ये -2 का है, क्योंकि मेरे कॉन्वेक्स लेंस जो आई लेंस है उसकी पावर +2 होगी। तो उस +2 को करेक्ट करने के लिए सामने मुझे क्या लगाना पड़ेगा? -2। तो जब मेरे बचपन में चश्मा लगाता और कोई बोलता था, अगर मुझे कोई चीज ना मिले कि अरे तेरे तो यार 4 आंखें हैं, तेरे को कैसे नहीं दिखा, तो समझा देना आप उन लोगों को कि चश्मा लगने से हमें कोई एक्स्ट्रा अच्छा नहीं दिख रहा। हमारे पास बादशाह का चश्मा नहीं, एक्सरे वाला, हम नॉर्मल ही देख पा रहे हैं। चश्मा लगा के हम नॉर्मल देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे लेंस की पावर बढ़ गई थी। मायोपिक पर्सन का लेंस पावरफुल होता है, उसकी पावर बढ़ चुकी है। उस पावर को कम करने के लिए हमें चश्मा पहनना पड़ रहा है। सोचो आप, पावर को कम कराने के लिए, इसलिए चश्मा जो है थोड़ा सा दबा हुआ आता है, कॉनकेव शेप का होता है। तो नेगेटिव, कई बार ऐसा होगा, आप मेट्रो में बैठे हो, बस में बैठे हो, आपसे पूछोगे चश्मा लग रहा है? हाँ लग रहा है। कि दूर का है, पास का है? कि भाई दूर का है। कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव वाला, पावर वाला है? तो भाई अगर दूर का है तो नेगेटिव ही होगा। दूर का, क्योंकि कॉनकेव नेगेटिव ही होता है। अगर किसी पर्सन के नेगेटिव पावर का चश्मा है मतलब उसको दूर का सही नहीं दिखता, ब्लरी दिखता है, बड़ा दिखता है, फैल जाता है वो। उसको
पहन के छोटा दिखता है। अगर किसी के नया नया चश्मा लगाया अभी और उसको बहुत बारीक दिख रहा है तो एक बार नंबर चेक करवा लेना, क्योंकि अगर ये ज्यादा पावरफुल हो गया, मान लो आपका जो आई लेंस है वो +2 गया और आपने इसको -2.5 कर लिया, तो नेगेटिव पावर होगी ना रिजल्टेंट, तो वो आपको और छोटा छोटा दिखाएगा, तो एक बार चेक करवा लेना उसको। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया की। तो मायोपिया का डन, यहां पर भी काम आएगा वो। अगर इस लेंस को मैं यहां लगाऊंगा तो ये इसको फैला देगा रेस को और फिर वो पीछे जाके बनेगा। ऐसा ही सिस्टम होगा। चलो मैं बना के बता देता हूं, वरना उसमें एक साथ चल रहा है तो अच्छा नहीं है। बना देता हूं मैं, फिर मिटाना पड़ेगा मेरे को, बस यही होगा। ये आइज, इसके आगे मैंने करेक्टिव लेंस लगा दिया कॉनकेव, तो पैरेलल रेज आई और इसने इसको ऐसे कर दिया और फिर इसने इसको ऐसे कर दिया। डन, ऐसा, बस इतना सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल पास ही रखते हैं हम इसके, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि चश्मा बिल्कुल पास ही तो पहनते हैं, 2 किलोमीटर दूर जाके थोड़ी चश्मा पहनते हैं हम। ओके, मिटा रहा हूँ इसको, हाइपरमेट्रोपिया समझते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कैसे याद रहेगा, मायोपिया वर्सेस हाइपरमेट्रोपिया। तो जो ओल्ड एज वाले जो हमारे घर पे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो ऐसे चश्मा पहन के रखते हैं पढ़ते टाइम, रीडिंग ग्लासेस, ऐसे ऐसे देखते हैं हमें, ऐसा लगता है गुस्सा हो रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं। तो वो जो चश्मा है जो पढ़ने लिखने, रीडिंग ग्लासेस जो बनाएगा, वो हाइपरमेट्रोपिया वाला मामला है। उसमें क्या होता है, हमें पास का सही से नहीं दिखता, हमारा नियर पॉइंट दूर चला गया। जैसे एक हेल्दी आई थी तो उसमें क्या हो रहा था, देखो ये एक हेल्दी आई है, इसके सामने बिल्कुल पास में, मतलब पास में भी 25 सेंटीमीटर वाला नियर पॉइंट वाला मामला तो है, ऐसे गई और ये यहां बना दिया इसने। ठीक है, बन गया सही से रेटिना पे। लेकिन जो डिफेक्ट हो गया जिसकी आईज में, उसका लेंस उतना पतला, मतलब उतना मोटा नहीं हो पा रहा। यहां तो क्या हो रहा था, देखो नियर ऑब्जेक्ट को, जो फार ऑब्जेक्ट को दिखाना है तो इसको थिन रहना है, लेकिन थिन नहीं रह पा रहा, ये थिक हो गया। इसको लिखा देता हूं चलो, मतलब या तो क्या हो गया, थिक हो गया, थिक हो गया, या फिर इलोंगेशन हो गया आई बॉल का, या तो थिक हो गया या इलोंगेशन हो गया। हमें थिक नहीं चाहिए था, हमें थिन चाहिए था। डन, यहां हमें थिन चाहिए था, थिक हो गया है। यहां पर हमें थिक चाहिए और क्या हो गया यहां पर, या तो थिन हो गया, पतला हो गया, मोटा नहीं हो पा रहा, सिलियरी मसल्स काम नहीं कर पा रही ढंग से, या तो, या फिर इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहा हमारा आई लेंस। इसीलिए ज्यादातर ओल्ड एज में जाके ये होता है, इतना मोटा नहीं हो पा रहा, पतला ही बना हुआ है। ठीक है, या तो ये है, या फिर आई बॉल पास में आ गई, एक रीजन ये भी है। पर पहले मैं ये वाला समझाता हूं कि इतना मोटा ये नहीं हो पा रहा, हमें मोटा ही चाहिए, पावर बढ़ानी है, इसकी कर्वेचर बढ़ानी है। अगेन वही पावर पास में रखा इसको, और इसने क्या किया, क्योंकि इसकी पावर कम है, वहां जाके दूर जाके आंख के पीछे जाके कहीं फोकस कर रहा है। वहां थोड़ी चाहिए, हमें तो आगे चाहिए, यहां चाहिए इस जगह। तो क्या करें, तो हम क्या करें, एक ऐसा लेंस लें जो इसकी पावर को बढ़ाए। ओके, इसकी पावर को बढ़ाए। नीचे जगह नहीं, इसलिए ऐसा मिटा के बना दिया। तो कैसा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी पावर कैसी होती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की पावर बढ़ाने के लिए लेंस भी कौन सा लेना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो करेक्टिव लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो पास में ही देखो, वापस यही रख रहा हूं, इसने क्या किया, थोड़ा सा फोकस किया दूर जाती हुई को, और फिर इसने ऐसे कर दिया, हेल्प कर दी ना। देखो पहले ऐसे डाइवर्जिंग रेज मिल रही थी इसको, अब उतनी ज्यादा डाइवर्जिंग नहीं मिल रही, इसने हेल्प कर दी इसकी थोड़ी सी। ओके, तो अगर थोड़ा सा रे डायग्राम में बनाऊं, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था, लेकिन इस लेंस ने उसकी इमेज को वहां बना दिया जहां से उन पर्सन को सही दिखता हो सकता है उनको यहां डायरेक्टली, वो जब ये लेंस नहीं लगाते, चश्मा भूल जाते हैं, तो अखबार को यहां रख के पढ़ते हैं। ठीक है, यहां रखते हैं उनको दिखेगा नहीं, तो जब उन्होंने ये चश्मा पहना तो वो वहां रख पाते हैं जहां से बेस्ट दिखे, 25 सेंटीमीटर पे। लेकिन उसकी इमेज बन कहां रही है, दूर ही बन रही है, आंखों को ऐसे, मतलब इमेजिनरी इमेज बन रही है, उसको देख रहा है। हम ये चश्मा पहनने के बाद कंफ्यूज मत होना, ऐसा समझ लो बस कि हाइपरमेट्रोपिया है तो करेक्टिव लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये पास में ऐसा है, इसको दिखा देगा, पावर बढ़ा देगा। तो ये प्लस वाले, अगर प्लस वाले लेंस की बात करें कि एक पर्सन है, उसको दूर का सही से दिखता है, लेकिन पास में पढ़ने के लिए, उसको अखबार पढ़ने के लिए एक चश्मे की जरूरत पड़ती है, तो उसकी पावर क्या हो सकती है, पॉजिटिव। एक पर्सन है जिसको रीडिंग करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूर का देखने में दिक्कत होती है, तो उसके जो चश्मे की पावर है कैसी होगी, नेगेटिव। कौन सा चश्मा लगाओगे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव वाला। इसमें कौन सा लगाओगे, कॉन्वेक्स वाला। अब जैसे मेरा जो चश्मा है इसकी पावर है -2, तो मैं अब कैलकुलेट करके बताता हूं कि मुझे बिना चश्मे के कहां तक सही से दिख सकता है। मेरा जो चश्मा है उसकी पावर है
-2 डायोप्टर लिख सकता हूं या -2 मीटर इनवर्स। मुझे फोकल लेंथ निकालनी है कि कहां तक फोकस कर पा रहा है। अगर मैं बिना चश्मे के देखूं तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p होता है। तो इसको मैंने लिखा 1/-2 मीटर इनवर्स। मीटर ऊपर गया बाय 2, माइनस चल रहा है तो चलो फोकल लेंथ नेगेटिव में उसको एक बार छोड़ देता हूं मैं। इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मीटर को करता हूं मैं, ये 1 मीटर लिखा है, इसको सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया बाय 2, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। तो मुझे चश्मा उतार के 50 सेंटीमीटर तक का ही क्लियर दिखेगा। उसके बाद मुझे ब्लरी और बहुत ज्यादा ब्लरी होने लग जाएगा। मतलब जो इन्फिनिटी तक मुझे बहुत अच्छा दिखना चाहिए था, मतलब कुछ कई सारे मतलब हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक अच्छा दिखना चाहिए था, मुझे अब बस 50 सेंटीमीटर का ही ठीक दिख रहा है। अब सोचो किसी की पावर -5 -6 ऐसी होती होगी तो उनको क्या ही नजर आता होगा। ये पावर मैंने आपको निकाल के यहां पर बता दी है मेरी। ये 2 और आई डिफेक्ट, इसके अलावा कैटरेक्ट भी है, उसको भी समझेंगे। तो ये प्रेसबियोपिया, इसको हिंदी में बोलते हैं जरा। जरा नहीं बोल रहा मैं, जरा मतलब बुढ़ापा, ओल्ड एज। तो ओल्ड एज के साथ आंखों में क्या होता है कि हमारा आई लेंस उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। हमने अपनी लाइफ टाइम उतनी अच्छी चीजें नहीं खाई, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए थी, ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी चाहिए थी, वो लिया नहीं। और फिर जो हमारा जो आई लेंस है उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहा, तो जब दूर का देखना है तो इतना पतला नहीं हो पा रहा, और पास का देखना है तो उतना मोटा नहीं हो पा रहा। तो ना तो दूर का ढंग से दिख रहा है ना पास का ढंग से दिख रहा है। तो या तो 2 चश्मे कैरी करो, या पुराने टाइम में क्या करते थे, एक एविएटर शेप बड़ा सा ऐसा चश्मा लेते थे लोग, तो नीचे कुछ ब्लरी सा दिखता था उसमें और ऊपर नॉर्मल दिखता था। तो नीचे होता था कॉन्वेक्स लेंस। ये ध्यान देना, नीचे कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि जब आप किसी को देखोगे दूर तो आप आंखें उठाओगे, तो ऊपर कॉन्वेक्स नहीं दे देना है, नीचे पढ़ोगे ना तो नीचे कॉन्वेक्स है ये, क्योंकि पूछा जा चुका है एक बार। और जो ऊपर है, ये ऊपर वाला है, ये है कॉनकेव। तो करेक्टिव लेंस क्या होगा एक प्रेसबियोपिया वाले पर्सन के लिए? मिक्सचर ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें कॉनकेव लेंस होगा ऊपर और कॉन्वेक्स लेंस होगा नीचे। दूसरा है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है कि जो हमारा आई लेंस है उसकी कर्वेचर जो है वो अनइवन हो जाती है, दोनों एक जैसी रहनी चाहिए थी, वैसा नहीं रह पाता। तो इनको ब्लरी विजन दिखता है बहुत ज्यादा। मतलब जैसे अगर हम कार में बैठे हैं और हमने वाइपर भी चला दिया बारिश के टाइम, तब भी दूर से गाड़ियों की जो रोशनी अजीब सी दिखती है, ब्लरी सी दिखती है, वैसा इन लोगों को दिखता है एस्टिग्मेटिज्म में, क्योंकि थोड़ा प्रॉपरली ये अलाइन नहीं हो पाता, तो इसकी सर्जरी वगैरह करानी पड़ती है इनको प्रॉपरली। यही इसका आंसर है। उसके अलावा एक है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिनको हो जाता है। क्या होता है कि जो हमारा आई लेंस एकदम ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर हम पलके नहीं झपकाते, हाइड्रेटेड नहीं करते, या फिर जेनेटिक रीजन की वजह से हमारा जो आई लेंस है वो कैसा हो जाता है, मिल्की। उस पे या तो नेट जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो ओपेक हो जाता है, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, तो हमें धुंधला ही दिखेगा, रोशनी कम दिखेगी, सर दर्द होगा। तो सर्जरी ही इसका आंसर है। सर्जरी के थ्रू, कोई आई ड्रॉप ज्यादा काम नहीं करती इसमें, सर्जरी के थ्रू उसको हटानी पड़ती है लेयर को, तब जाके काम हो पाता है। देखो फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा करेक्टिव लेंस लिया जाएगा यूज, तो सिलेंड्रिकल होते हैं। कई लोगों के जो लेंस है वो बहुत अजीब से दिखते हैं, जैसे हेरा फेरी देखी हो आपने मूवी, परेश रावल जो चश्मा पहनते हैं कितना ब्लरी दिखता है उसमें से, हम जब उस चश्मे में देखते हैं। तो उनसे पूछा भी गया था एक इंटरव्यू में कि इतना खतरनाक वाला चश्मा पहन के आपने शूटिंग की तो की कैसे? तो उन्होंने बोला कि जब लंबे शूटिंग सीन होते थे तो मैं नॉर्मल दूसरा चश्मा पहनता था, लेकिन पास वाले सीन होते थे तो उसमें मुझे वही पहनना पड़ता था। तो शुरू में तो मुझे बहुत चक्कर आए, पर धीरे धीरे मैं यूज्ड हो गया। तो क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म में जैसे अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ, अगर कुछ ऐसा है तो इनको थोड़ा सा बाद वाला ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा साइड वाला। जैसे हम वाइड एंगल कैमरा जब यूज करते हैं तो कैसा फेडअप सा हो जाता है साइड वाला, वैसा सा कुछ दिखता है सिलेंड्रिकल। उससे मुझे याद आया, नॉर्मल जब कभी आप आई चेकअप कराने जाते हो तो वो ऐसा कुछ लिखते हैं कि -2 इतना इतना, फिर स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। तो नॉर्मल जो हमारा आई लेंस का स्ट्रक्चर हो गया, कॉर्निया वगैरह सब एकदम प्रॉपर स्फेरिकल जैसे ही होने चाहिए। कितना अच्छा बन गया। लेकिन कई लोगों की कर्वेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है, जब उनका डेवलपमेंट हो रहा होगा तो उनका एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उनको सिलेंड्रिकल लेंसेज ही प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो अगर ऐसा किसी को है जिसको सिलेंड्रिकल लिखा है तो उसमें एंगल का बड़ा चक्कर पड़ता है। मान लो कि सिलेंड्रिकल है और कुछ एंगल पे है, आपका चश्मा अगेन मेरी तरह -2 का है, लेकिन वो एंगल अगर सेट नहीं हुआ ना जिसने चश्मा बना के दिया है, तो आपको वो चश्मा पहनने में हमेशा चक्कर आएंगे। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई छोटा बच्चा है
वो बोल रहा है घर वालों से कि है ना मेरे को दिक्कत आ रही है, चश्मा में चक्कर आ रहे हैं। जो पेरेंट्स अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से इसको समझना चीज को, कि अगर आपके बच्चे के जो नंबर है उसमें सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है तो अच्छे आई डॉक्टर से या कहीं आसपास की दुकान से एक बार चेक करा लेना कि डॉक्टर ने क्या नंबर और कितना एंगल बताया था और चश्मा कितने एंगल नंबर का बना के आया। हमेशा दुकानदार की गलती नहीं होती, क्योंकि कई बार ह्यूमन एरर है। कई अच्छे दुकानदार भी होते हैं, वो मान भी जाते हैं गलती को, लेकिन वो तब मानेंगे जब आप उनको जाके बताओगे, तब मानेंगे। हर तरह के लोग इस दुनिया में। मुझे लग रहा है कि अगर वो डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें मैं डालूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता, न मैं अभी इतना बनाने के उसमें हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यू जाते हैं, लाइक जाते हैं, कमेंट आते हैं, तो मैं जरूर से उसके लिए बनाऊंगा। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो उन वीडियोस को, उससे एंगेजमेंट इंक्रीज होती है। यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है। तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, कई बच्चे मुझे अलग से कमेंट करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। वही कमेंट करो, वहीं पे मैं जवाब दूंगा। ज्यादातर मैं जवाब देता हूं, बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि मैं किसी कमेंट का जवाब नहीं देता। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, लेकिन इस वीडियो को अच्छे से आप सपोर्ट करो। मिलते हैं आगे। थैंक यू।